करें भाई लोग शुरू। यस, करें शुरू करें। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। करें भाई शुरू करें शुरू। यहां पर लिख यहां पर लिखना बहुत जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री दोनों की थ्योरी हम रिवाइज कर रहे हैं और दोनों के क्वेश्चन हम करेंगे। नहीं तो कराने के बाद कहीं जाने आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स तो करा दिया, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं बताया था आपने। ठीक है, यस सर यस सर। चलिए चलिए चलिए, आओ फिर शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्या हमें उसकी स्पीड ऑफ के बारे में पढ़ना है कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है? नहीं सर, वो पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। प्रोडक्ट कितना ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है वो पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम में। यहां पर हमें क्या पढ़ना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहली टर्म जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है दैट इज नोन एज के सिस्टम किसे बोलते हैं, है ना। सिस्टम है भाई, वो वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, यहां पे बात कर रहे हैं हम सिस्टम किसे बोलते हैं। जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। उसको छोड़ के पूरा यूनिवर्स क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। जैसे ये एक बीकर है जिसको हमने कवर कर रखा है, ये बीकर के अंदर गैसियस सब्सटेंस हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। इसको छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं सर? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। जैसे ये चाय पड़ी हुई है बट कप ऊपर से ढका हुआ नहीं है, तो आप इस चाय के कप में चाय डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। और अगर किसी टीचर की चाय हो तो इसमें पानी डाल भी सकते हो और इसमें से चाय निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है। ये चाय अभी गर्म है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, बिकॉज ये सिस्टम हीट लॉस कर देगा टू द सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? टीचर ने आपकी शरारतों से सीख लिया और अब की बार वो चाय के कप को क्या कर देता है? ढक के रख देता है। ठीक है, तो अब यहां से एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है। ये चाय अभी भी ठंडी होगी, हाँ थोड़ी देर बाद ठंडी होगी। अगर 5 मिनट में हो जाती थी, ये 10, 15 या 20 मिनट लेगी। ठीक है, यहां से एनर्जी का लॉस होगा, यहां से एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा दिया उसने? ढक्कन लगा दिया है। अब ना इसमें चाय डाल सकते हैं और ना ही इसमें से चाय निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? हमने सिस्टम के बाहर आइसोलेशन कर दिया, ऐसी वॉल्स लगा दी हैं जो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देंगी। ठीक है, और ऑब्वियसली ढका तो हुआ ही है, तो ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि ढका हुआ है आपने सिस्टम को। ठीक है, और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि आपने वॉल्स ऐसे रखी हैं जो इंसुलेटेड है, जहां से एनर्जी जो है बाहर नहीं आ सकती। ये कहां पर चाय पड़ी हुई है? ये चाय खुले कप में, ये चाय को ढका हुआ है, और ये कहां पर है? थर्मस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं गैसियस सिस्टम, और जनरली कौन सा सिस्टम? दैट इज आइडियल गैस का सिस्टम। वो किस स्थिति में है या परिस्थिति में है, उसको पहचानने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे जैसे आप लोग अभी राइट नाउ किस परिस्थिति में हो, उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए?
मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, मैंने रिवाइज कितनी बार किया है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करी है ना, मैंने मॉक टेस्ट कितने दिए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। इसी तरह से किसी गैसीय सिस्टम की अगर आप परिस्थिति जानना चाहते हो तो आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पी, वी, टी एंड एन। That is pressure of system, volume of system, temperature of system and number of moles of system, ठीक है। अगर ये चारों की चारों चीजें आपको पता हैं तो आपको उस सिस्टम की परिस्थिति पता चल जाएगी। इनको स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अरे हैं तो ये 4, बट हमें 3 ही पता हो, उससे काम चल जाएगा, चौथा अपने आप आ जाएगा। इनमें से कोई 3 पता हो, चौथा अपने आप ही आ जाएगा बाय यूजिंग द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक कौन कौन सी? दैट इज एक्सटेंसिव, और एक कौन सी है? दैट इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि अगर आपने मैटर इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उन्हें क्या बोलेंगे आप? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल बाय वॉल्यूम, मान लो आपने पहले गैस थोड़ी कम थी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, उसने वॉल्यूम थोड़ी कम ऑक्यूपाई करी, आपने थोड़ी और गैस डाल दी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर अभी आपने मोल्स भी बोले, है ना, बोला मोल्स डाल रहे हैं तो मोल बढ़ रहे हैं। मास, सारे टाइप की एनर्जी जब तक वो जूल में एक्सप्रेस्ड है या कैलोरी में या किलो जूल में, सर कैसे? इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी विच इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये सारे टाइप की एनर्जीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सटेंसिव होती हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपने सिस्टम में गैस बहुत ज्यादा रखी है या बहुत कम रखी है, इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, प्रॉपर्टी रिमेन सेम। सर एग्जांपल डेंसिटी, एग्जाम्पल प्रेशर, एग्जाम्पल टेम्परेचर। एक कंटेनर के अंदर 100 गैस मॉलिक्यूल थे, उनका टेम्परेचर आया 80 डिग्री सेल्सियस, आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, अब दोबारा टेम्परेचर मेजर किया, अभी भी 80 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो मेन क्वेश्चन आता है सारी टाइप की कॉन्सेंट्रेशन, सारी कॉन्सेंट्रेशन, फिर कौन सी? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, सब 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 जो मेन क्वेश्चन आता है वो यहां से वो ये आता है कि अगर x और y दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, x भी एक्सटेंसिव है और y भी एक्सटेंसिव है, तो x प्लस वाई या x माइनस वाई या x इंटू वाई, ये भी एक्सटेंसिव ही होंगी। एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, अभी भी वो एक्सटेंसिव ही रहेगा। बट अगर आपने, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, आ भी सकता है, x अपॉन वाई या dx अपॉन dy रख दिया, ठीक है, x अपॉन वाई किया या dx अपॉन dy किया, दो एक्सटेंसिव को डिवाइड किया या उनके स्मॉल चेंज को डिवाइड किया, तो ये इंटेंसिव हो जाएगी। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगी? ये इंटेंसिव। डेंसिटी किसके बराबर होती है? फिर मास बाय वॉल्यूम, बेटा ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? दैट इज इंटेंसिव। प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, बट दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? दैट इज इंटेंसिव हो जाएगी। सिमिलरली पीएच, सर वो क्या होता है? दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वही मोलैरिटी, वो इंटेंसिव है, तो पीएच भी जो होगी वो क्या होगी? दैट इज इंटेंसिव ही होगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और बात बताइए सर। हीट, नहीं पहले इंटरनल एनर्जी फिर हीट।
ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। गैसियस सिस्टम के अंदर गैस के पार्टिकल्स की जितने भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं उन सबका सम क्या कहलाएगा? दैट इज इंटरनल एनर्जी। किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हो, उन सब का सम जो है उसे वो क्या कहलाएगा? दैट इज इंटरनल एनर्जी। बुक्स में कैपिटल यू या ई से भी डिनोट किया गया है। इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, ठीक है। टेम्परेचर का भी, वॉल्यूम का भी। मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी। जैसे मान लो दो गैस मॉलिक्यूल है, अगर एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास रहेंगे, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम होगी, ठीक है। दो गैस मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, दूर दूर रहेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या बोला मैंने? इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और एनी सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट आइडियल गैस। क्यों सर? आइडियल गैस के केस में क्या हो जाएगा? आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिनमें गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। ना वो वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है। और आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? जीरो। तो यू किसका फंक्शन हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, है ना भाई। वॉल्यूम ज्यादा होना या कम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? अट्रैक्शन के ऊपर या रिपल्शन के ऊपर। ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसका टेम्परेचर, किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर का या काइनेटिक एनर्जी का भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी फंक्शन टेम्परेचर वॉल्यूम फॉर एनर्जी। हाँ, अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल का मतलब है कि डेल्टा टी जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा। बताइए, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मान लेते हैं कोई प्रोसेस साइक्लिक है, साइक्लिक। क्या साइक्लिक का मतलब पता है? यस सर, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट भी वहीं पे होगी खत्म भी वहीं पे होगी, ठीक है। जैसे ये इधर P है, इधर V है, A B C A से गई B से C फिर C से A, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में भी आपको पता चल रहा है चेंज जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? दैट इज स्टेट फंक्शन, जो स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर किसी में एनर्जी आपने ऐड करी है, कोई सिस्टम था उसको गर्म कर दिया तो भाई उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंक्रीजेस, इसका मतलब है डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। और अगर कहीं लिखा हो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, भाई गैसियस सिस्टम था, अगर आपने उसे गर्म किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। गैसियस सिस्टम था, उसके चारों तरफ आपने बर्फ लगा दी तो आपने एनर्जी उससे खींच ली है, तब डेल्टा यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सर इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? अरे भाई जिसका नाम ही एनर्जी है उसका यूनिट क्या होगा? सर जूल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक्सटेंसिव होगी कि इंटेंसिव होगी? सारी एनर्जीज एक्सटेंसिव होती हैं। जूल है तो एक्सटेंसिव, कैलोरी है तो इंटेंसिव, किलो जूल है तो एक्सटेंसिव। पर जैसे लिख दिया जूल पर मोल, ऊपर भी एक्सटेंसिव, ऊपर एनर्जी है नीचे मोल्स हैं वो भी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम हीट के बारे में। क्यू से लिखा जाता है। सर हीट क्या है? बेटा ये एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज कराना चाहते हो तो हीट एक ऐसा तरीका है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज कराई जा सकती है। हीट आप गर्म करना शुरू कर दो तो एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम को मिलनी शुरू हो जाएगी। आप किसी गैसीय सिस्टम को ठंडा करना शुरू कर दो तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को मिलना शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? दैट इज Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T, ठीक है।
m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, s क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सर ये स्पेसिफिक हीट होता क्या है, 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट। और मास इनटू स्पेसिफिक हीट क्या होती है, दैट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी भी लिख सकते हो, बट C का मतलब यहां पर क्या है, दैट इज हीट कैपेसिटी। सर इसका यूनिट क्या होगा, फिर भाई ये मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। हीट अगर एब्जॉर्ब की जाएगी सिस्टम के द्वारा तो Q पॉजिटिव लिखेंगे, हीट लॉस्ट होगी सिस्टम के द्वारा तो उसको Q को क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें कंसिडर करना है वर्क, वो गैसियस वाला ही करना है सिर्फ, ठीक है, कि या तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी या कंप्रेस होगी, सिर्फ उसी वर्क डन के बारे में बात करनी है और किसी वर्क डन के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है सर। उसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल का मतलब है बाहर का प्रेशर। सर आपने बाहर का प्रेशर क्यों लिया, अरे भाई आप किसी गैस को क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपैंड होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, कहीं पे जाके रुक गया ना, कहीं पे जाके रुकेगा ना, हाँ, तो बाहर वाला प्रेशर ही तो है जो उस वर्क डन को रोक रहा है, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फिर पहली बात बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक इनफाइनाइटली सिविली स्लोली प्रोसेस होती है जो बहुत धीरे 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 होती है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। और उसमें सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। अभी अभी बोला कि अंदर और बाहर दोनों इक्विलिब्रियम में, तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी भी हो जाएगा। इंटरनल मतलब अंदर का प्रेशर, अंदर मतलब गैस का प्रेशर है, ठीक है। क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी, तो पी डेल्टा वी को मैं डेल्टा एन आर टी लिख सकता हूं, तो डेल्टा एन जी आएगा, बिल्कुल, दैट इज जो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आएगा। वॉल्यूम में चेंज हमेशा गैसियस मोल्स के कारण ही आता है। क्यों, जब कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। आप बताओ ना, कोई चीज सॉलिड में थी, आपने उसे मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, क्या उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी, बट बहुत कम। बट अगर कोई चीज सॉलिड या लिक्विड में थी, उसको आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया, सर अब उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, तो कुछ भी लिख सकते हो, डेल्टा एन जी आर टी, एन आर डेल्टा टी। नाउ सर मैं तो स्टूडेंट हूं, पेपर में मुझे क्वेश्चन आया, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे ये लगाना है, ये लगाना है या ये लगाना है। भाई क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन के अंदर चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, ये लगा लेना। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दे रखे, केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट वाले का, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट वाले का, सिर्फ गैस वाले, वहां से डेल्टा एनजी निकल जाएगा, तब ये लगा लेना। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है कि पहले टेम्परेचर गर्म करने से पहले T1 था, गर्म करने के बाद T2 आया, ठीक है, तब डेल्टा टी वाला लगा लेना। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे सर इसका भी यूनिट, ऑब्वियसली इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। और अगर कभी भी ये एटीएम में है, ये लीटर में है, तो 1 लीटर एटीएम होगा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ये बार हुआ, ये बार में हुआ, ये लीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 100 से मल्टीप्लाई जूल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर कौन से होते हैं,
इस पूरे चैप्टर में जितनी भी चीजें आपने पढ़नी है वो सारी स्टेट फंक्शंस है एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। हीट में वो हीट कैपेसिटी वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है, हीट कैपेसिटी वगैरह भी आ जाएगी। तो सिर्फ वर्क और हीट को छोड़ के बाकी जो भी आप पढ़ रहे हो वो सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। चाहे प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन में जो स्मॉल चेंज होता है, स्टेट फंक्शन में जो स्मॉल चेंज होता है उसको ऐसे लिखा जाता है डी से, लाइक स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डीटी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर डीपी। और जो स्टेट फंक्शन के अंदर लार्ज चेंज लिखा जाता है, लार्ज के लिए डेल्टा वर्ड यूज किया। स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। अगर यही पाथ फंक्शन होता उसमें जो स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंज, उसके लिए डेल यूज किया जाता है। यानी कि अगर स्मॉल चेंज इन हीट, किसी सिस्टम को आपने थोड़ी सी हीट दी या थोड़ी सी हीट उसमें से निकाली तो ऐसा लिखा जाएगा, थोड़ा सा वर्क डन ऐसा लिखा जाएगा। बट अगर यही लार्ज चेंज होता, लार्ज चेंज, तो नो साइन, कोई साइन नहीं आता यार, नहीं फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि इसका लार्ज चेंज को ऐसे लिखा जाता है, लार्ज चेंज को ऐसे लिखा, भाई वो फिजिक्स में लिखा जाता है, केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है क्यू एंड डब्ल्यू। इस डब्ल्यू का मतलब यही है, लार्ज चेंज इन वर्क डन इन मूविंग द गैस, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, बट डेल्टा नहीं, साइन लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करी जा सकती है बट कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती है, ठीक है। एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q प्लस W, where डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q जितना हीट चेंज है, W जितना वर्क डन है। सर जैसे हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम था वो पॉजिटिव था, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, ऐसे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि जब कंप्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम वो नेगेटिव होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। मान लीजिए प्रोसेस आइसोथर्मल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस W। इसका मतलब क्या है, किसी सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी उस सारे का क्या कर देगा, ये वर्क डन कर देगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। हालांकि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है पर ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही कहता है, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेस साइक्लिक है, सर उसमें भी अभी अभी आपने यही बताया था, चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तब भी डेल्टा यू जीरो होगा, Q माइनस W हो जाएगा। मान लीजिए प्रोसेस क्या है, दैट इज एडियाबैटिक, तब Q इज इक्वल टू जीरो होगा, ना तो सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो रखूंगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू W। जितना वर्क डन करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी, आइसोकोरिक कर लेते हैं। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V जीरो होगा, यस। क्या वर्क डन जीरो हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट सर, डेल्टा V जीरो होगा। तब इस केस में डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये V लिखने का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कौन सी प्रोसेस, आइसोबैरिक के लिए कोई भी चीज जीरो नहीं होगी, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ना डेल्टा यू ना Q ना W, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, Q प्लस W। सर इस Q में और इस Q में क्या फर्क है, ये हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी को हम लोग एंथैल्पी भी बोल देते हैं, इसी को एंथैल्पी भी बोल देते हैं। क्या वर्क डन की जगह माइनस पी डेल्टा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल, माइनस और माइनस सर प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा।
तो अभी आपने बताया था पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हीट कैपेसिटी है, जैसे हीट दो प्रकार की होगी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली हीट कैपेसिटी भी दो प्रकार की होगी, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। सर पहले ये बताओ ना, हीट कैपेसिटी होती क्या है? पूरे गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, पूरे गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हीट कैपेसिटी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हो तो इसको सीपी बोल दूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ा रहे हो तो सीपी बोल दूंगा। सीपी किसके बराबर होगा? एन सीपीएम। फिर ये क्या मतलब हुआ? 1 मोल की हीट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। भाई 1 मोल की मेरे को हीट कैपेसिटी पता है, मुझे निकालनी है 5 मोल्स की, तो जितनी इसकी आई है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही कर रहा हूं मैं। जितनी 1 मोल की आई है उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे सिस्टम की पता चल जाएगी। सिमिलरली एनसीवीएम, इनको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा यू आ जाएगा एनसीवीएम डेल्टा टी के बराबर, और डेल्टा एच आ जाएगा एन सीपीएम डेल्टा टी के बराबर। और क्या बताएं इसमें? हाँ, सीपीएम माइनस सीवीएम आर होता है। सीपीएम हमेशा सीवीएम से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? आर बड़ा होगा। आर की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एक दो चीजें और बतानी है, एक दो चीजें। हाँ, गामा बताना भाई। गामा किसके बराबर होता है? सीपीएम बाय सीवीएम और मोनो अटोमिक गैस। मोनोटॉमिक का मतलब पता है आपको? एक ही एटम होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसमें सीवीएम की वैल्यू कितनी आती है? 3/2 आर। तो सीपीएम कितना होगा सर? वो लिखा तो है, दैट इज सीवीएम प्लस आर, यानी कि 5/2 आर। तो गामा, जिसको पॉइजन्स रेशो भी बोलते हैं, की वैल्यू आ जाएगी 1.66 और डाई एटॉमिक गैस। सीवीएम होता है 5/2 आर, सीपीएम होगा 7/2 आर। तो गामा किसके बराबर आ जाएगा? सीपीएम बाय सीवीएम, दैट इज 1. और सर ट्राई एटॉमिक के लिए या पॉली एटॉमिक के लिए भी अंडर सर्टेन कंडीशंस सीवीएम होता है 3R, सीपीएम होता है, आर ऐड कर दूंगा 4R, यानी कि गामा किसके बराबर आ जाएगा? 4/3, यानी कि 1.33। जितनी भी नॉलेज हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स की ली है उसका काम क्या है? 4 चीजों को फाइंड आउट करना। किसी भी प्रोसेस में 4 चीजों को फाइंड आउट करना, W, डेल्टा U, Q एंड डेल्टा H। सबसे पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन क्या आएगा? -2.303 nRT log V2/V1। अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है, प्रोसेस रिवर्सिबल है एंड आइसोथर्मल है, एक्सपैंड कर रही है, रिवर्सिबल है एंड रिवर्सिबल का मतलब क्या है सर? बहुत धीरे धीरे हो रही है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है सर? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। सर मान लो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम नहीं दे रखा, हमें प्रेशर दे रखा है, तो ये P1/P2 हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो 0 होना ही होना था, तो Q किसके बराबर आ जाएगा? तो डेल्टा U होता है Q प्लस W। अगर W क्या, डेल्टा U क्या है? 0, तो Q किसके बराबर आ जाएगा? -W। ठीक है, और डेल्टा H, फिर ये 0 क्यों आया? ये होता है N CVM डेल्टा T। डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U 0 हो गया। डेल्टा H भी क्या होता है? N CPM डेल्टा T। डेल्टा T 0 है। इसी तरह से
एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में सेम फॉर्मूले लिख रहा हूं। डेल्टा यू का क्या लिखा, एनसीवीएम डेल्टा टी, ऊपर भी वही लिखा था, बस वहां पर डेल्टा टी जीरो था सर, ये जीरो हो गया था, यहां पर डेल्टा टी जीरो नहीं है। एडियाबैटिक क्यू जीरो है, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि एन सीवीएम डेल्टा टी। और डेल्टा एच यहां पर क्या फॉर्मूला लगाया था, एन सीपीएम डेल्टा टी, यहां पर भी वही लगाऊंगा, एन सीपीएम डेल्टा टी। एक एक्सपेंशन इसी तरह का है, ये जो आपने दोनों के दोनों पढ़े हैं। एक कह रहा है सर ब्रेक दे दो, अब बेटा देंगे, ब्रेक देंगे, क्यों नहीं देंगे बताओ। आपके लिए अगला 52 एक हफ्ता और है बस, उससे अगले 52 हफ्ते और हैं, वो ब्रेक ही है तुम्हारे लिए। अगले 52 हफ्ते बाद जाके पढ़ना है तुम्हें, तुम काहे की टेंशन ले रहे हो, तुम काहे की टेंशन ले रहे हो। तुम्हें टेंशन लेनी है तो ये बात की टेंशन लो कि अगले साल जो नीट का एग्जाम आना है उसकी नहीं, जो नीट का फॉर्म नहीं भरना उसके कितने रुपए बढ़ जाने हैं, 50 रुपए 100 रुपए, उसकी टेंशन लो यार, ठीक है। हिस्ट्री में भी एंथैल्पी पता नहीं क्या लिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं आगे, ठीक है। हाँ, एक और बात करेंगे हम फ्री एक्सपेंशन के बारे में। फिर ये क्या होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होता है जब बाहर का प्रेशर कितना होता है, जीरो, यानी कि हम वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पी एक्सटर्नल जीरो है, वर्क डन जीरो, डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, सब कुछ क्या होगा, जीरो ही जीरो होगा। जो अभी ब्रेक कह रहा था ना, या बेटा एग्जाम के मार्क्स भी जीरो ही होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तुम्हारे लिए था स्पेशली। बात करेंगे हम स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो जो अपने आप होती है, सर अपने आप होती है, ये कौन सी प्रोसेस, अरे देखो अभी क्लास ले रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, अपने हाथ अपने आप ही कीबोर्ड पर जाते जा रहे हैं। अभी किसी लड़की का नाम दिखा, अपने आप मन करता जा रहा है कि उसका टेलीग्राम आईडी, उसका कुछ भी पता नहीं कौन से आईडी होते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी है ना, या कोई और आईडी, या फोन नंबर, अरे फोन नंबर मिल गया सर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा बिल्कुल। हाँ तो ये अपने आप है, कीबोर्ड पर हाथ चले जाना अपने आप है, अपने आप, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक तो जो अपने आप होती है, ठीक है। अब तुम पैदा हो गए हो तो बस धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। एक और भी होती है स्पॉन्टेनियस, एक बार उनको स्टार्ट कर दिया जाए और फिर अपने आप होती रहेंगी। एक बार उनको स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर उसके बाद अपने आप होती रहेंगी। जैसे सर आप कोई कैंडल लो, एक बार उस कैंडल को जलाना शुरू कर दो, अपने आप उसके बाद जलती रहेगी। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो हो ही नहीं सकती, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो जो हो ही नहीं सकती, कैसे 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 सर, एक सैटरडे बैठ के सोच रहे हैं यार पिछले साल 28 अप्रैल को मैंने प्रण लिया था, है ना, कि मैं अगले साल पढ़ूंगा, बट मैं पढ़ा नहीं, क्या मैं समय में वापस जा सकता हूं, नहीं जा सकते। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरी ये होती तो है पर उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ये कौन सी, अरे सर अगर मैंने पता क्या किया था सर, लास्ट ईयर मैंने कोई बहुत बढ़िया कोचिंग जो है ज्वाइन कर ली थी सर, मैंने 1.5 लाख रुपए वहां पे दे दिए थे, ठीक है। और फिर मैंने वहां पे पढ़ना शुरू किया। पहले 1-2 हफ्ते तो मम्मी पापा मुझसे पूछते थे कि बेटा तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और मैं पढ़ लेता था सर। बट उसके बाद उन्होंने पूछना बंद किया और मैंने पढ़ना भी बंद कर दिया। तो सर इसमें गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती है मम्मी पापा की गलती है सर, मेरी थोड़ा गलती है सर, है ना। तो बस ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है
जो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है। सर जैसे कि नीट का एग्जाम है, अच्छा ऐसा क्या है कि सब नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसा क्या है? ठीक है सर, राइट नाउ मेरी जिंदगी में चल रहा है तूफान, एनर्जी बहुत ज्यादा है सर, सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है सर। मैं चाहता हूं एक ऐसा दिन सुकून का सर मेरी जिंदगी में भी आए जब चारों तरफ शांति हो, कोई किसी तरह का तूफान ना चल रहा हो। बिल्कुल ऐसा केमिकल रिएक्शन में भी है, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। ऐसा क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनना चाहती है, वो ये चाहती है कि राइट नाउ जो उथल पुथल है, तुम लोग भी यही चाहते हो, जो राइट नाउ तुम्हारी हाई एनर्जी की स्टेट है, कभी ऐसा दिन आए कि तुम भी लो एनर्जी में सुबह आराम से उठो, कोई ना बोले बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना। यहां पर भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए अगर एनर्जी कम हो रही है, इसकी एनर्जी या एंथैल्पी को HR लिख दिया, इसकी एंथैल्पी को HP लिख दिया, और HB लेस देन HR है, यानी कि डेल्टा H जो कि HP माइनस HR होता है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होंगी, और सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। कुछ जाने कह रहे होंगे सर मेरा तो ऐसा है ही नहीं कि मेरी जिंदगी में भी तूफान चल रहा है, मैं तूफान को कम करना चाहता हूं, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करना चाहता हूं, इस कारण मैं नीट करना चाहता हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं पता क्या करना चाहता हूं सर, मैं इस कारण करना चाहता हूं कि सर कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए जब मैं अपनी मनमर्जी से काम करूं, कुछ भी, है ना, जिधर जाए उधर मुंह मारूं, है ना, कोई टेंशन नहीं, मजे ही मजे। बस यहां पर भी ऐसा ही है, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए जो मजे ही मजे हैं, जो डिसऑर्डर है वो बढ़ता जाए, जो डिसऑर्डर है वो बढ़ता जाए। इसका डिसऑर्डर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इसका डिसऑर्डर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, और SP ग्रेटर देन SRO, यानी कि डेल्टा S क्या है? पॉजिटिव। तो यही दो चीजें हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाती हैं, या तो एनर्जी कम हो रही हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर, और या फिर एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर। ठीक है, बात करेंगे हम एंट्रोपी के बारे में। सर एंट्रोपी है क्या? अभी अभी बताया, मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? दैट इज एंट्रोपी होगी। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? दैट इज एंट्रोपी होगी। ठीक, एंट्रोपी सॉलिड की सबसे कम होती है, हाँ सर, लिक्विड की उससे ज्यादा। यहां पर पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, यहां पर थोड़े मूव कर सकते हैं, और यहां पर तो आपको पता ही है मजे ही मजे, है ना, पार्टिकल इधर से उधर कहीं पर भी मुंह मारने जा सकते हैं। तो एंट्रोपी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने पर एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज। दूसरी बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव आया, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कम है, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा है, तो डेल्टा S भी पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। और सर अगर नेगेटिव आया, एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव ही होगा। फिर मान लो गैसियस मोल सेम है, एक फ्लोरीन का गैस है, मॉलिक्यूल है या मोल है, मॉलिक्यूल बोल लेते हैं, और एक क्लोरीन का गैस मॉलिक्यूल है, तो बताइए अब कितना होगा? ठीक है, जितना बिगर होगा, बिगर द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोर इज द एंट्रोपी, मोर इज एंट्रोपी। F2 गैस और Cl2 गैस में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? Cl2 गैस की क्या होगी? ज्यादा होगी। Cl2 गैस की क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ, बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है? बॉइलिंग ऑफ एग में जो एंट्रोपी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। हालांकि एग बॉयल करने से पहले लिक्विड होता है, बॉयल करने के बाद सॉलिड हो जाता है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। किसी भी प्रोसेस में, ये कोई प्रोसेस है, ए से बी जा रहा है,
यहां पर क्या बोलेंगे हम, एंट्रोपी चेंज कैसे लिखा जाएगा, दैट इज Q रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय T। जितना हीट चेंज आया इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी लगेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट लगी है एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे ही होती है मेल्टिंग। डेल्टा एस वेपोराइजेशन, एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगेगी डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही आप कैलकुलेट करते हैं इसको। नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, जब एक मोल सॉलिड को सीधा एक मोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक सर, अलग अलग प्रोसेस में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, आइसोबैरिक में, आइसोकोरिक में आप एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, टेंशन। सर अभी अभी आपने बताया ये Q/T है। सर Q अभी अभी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में Q अभी अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 2.303 nRT log V2/V1 था, या यहां पर आपने P1/P2 भी लिखा था। ये Q था डिवाइडेड बाय T, T से T कैंसल आउट हो जाएगा। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, सर एडियाबैटिक प्रोसेस में यहां पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। एक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा यहां पर गैस एक्सपैंड हो रही है, यानी कि गैस फैल रही है, रायता फैल रहा है, डिसऑर्डर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो दो प्रोसेस हो रही हैं, एक के कारण एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, दूसरे कारण एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। सर आइसोबैरिक या आइसोकोरिक में ये बेसिकली एंट्रोपी चेंज है ऑन हीटिंग और कूलिंग, ऑन हीटिंग और कूलिंग। 2.303 NCVM, अच्छा सॉरी आइसोबैरिक है, NCPM आएगा log ऑफ T2/T1। गर्म करने से पहले का टेम्परेचर, गर्म करने के बाद का। CPM आपको पता ही है, एक मोल की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोकोरिक में सेम रहेगा, बस NCVM आ जाएगा। दोनों फैक्टर जो स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करते थे, दोनों को कंबाइन करके एक नया फैक्टर बनाया गया, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। कुछ जाने कह रहे थे डेल्टा H देखा करो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे नहीं नहीं डेल्टा S देखा करो, अगर डेल्टा S पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसी कारण दोनों में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कभी आंसर कुछ सही आते थे, कुछ आंसर क्या आते थे, गलत आते थे। इसी कारण एक नया स्टेट फंक्शन दिया गया, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। अगर डेल्टा G नेगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 आया एट इक्विलिब्रियम, 0 रिएक्शन इक्विलिब्रियम। और सर अगर जिस वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, निकाल लो यहां से, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S 0 हो जाएगा, यानी कि T किसके बराबर आ गया, डेल्टा S T डेल्टा S के बराबर, डेल्टा H डेल्टा S। ये वो है जहां पर रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो।
ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, ये यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उल्टा ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है नेगेटिव बोला था ना, स्पॉन्टेनियस। हाई पे क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें पढ़नी है इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में, एक मोल कंपाउंड बनेगा एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में। जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एक मोल कंपाउंड का कम्बशन कराना, कम्बशन। जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो हो गया, फ्यूजन भी हो गया और वेपोराइजेशन भी हो गया। कौन सा रह गया भाई सर? हाइड्रोजिनेशन। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उस सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एनहाइड्रस सॉल्ट है, पानी की कुछ बूंदे डाली है, बूंदे, ये नहीं कि उसको बिल्कुल पानी के अंदर डाल दिया पानी वाली बाल्टी में ना। एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट करेंगे। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। आप इसको भरपूर पानी में डालेंगे। अब की बार ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लिया, इसको पानी वाली बाल्टी में डाल दिया बिल्कुल। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे, जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अलग अलग बुक्स में, किसी में 57.1 दे रखी है, किसी में 57.3 भी दे रखी है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी किसे बोलते हैं? अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंपोनेंट वीक होगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगी। सर मान लेते हैं एसिड वीक है और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई -55। कितनी? -55। आनी कितनी चाहिए थी? -57.1। आई कितनी है? दैट इज -55। कितनी कम आई है? 2.1 कम आई है। 2.1 किलो जूल पर मोल कम आई है। वो कहां यूज होगी? उसी वीक कंपोनेंट को तोड़ने में। चाहे वीक एसिड होगा तो वीक एसिड को तोड़ने में, वीक बेस होगा वीक बेस को तोड़ने में, दोनों वीक होंगे तो दोनों को तोड़ने में। नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी किसे बोलते हैं? ये सिंगल बॉन्ड थी तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी इसे क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे बोलते हैं? जितनी भी बॉन्ड्स थी सबको तोड़ने के लिए, सबको तोड़ने के लिए सारे गैसियस एटम अलग अलग करते हैं, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड थी एच और एच के बीच में, इसका डेल्टा एच तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। व्हाट अबाउट दिस वन? यहां पर 4 बॉन्ड्स थी, ये सी और एच की 4 बॉन्ड्स थी, 4। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एंड एच। 4 बॉन्ड टूटी है, 6 होती, 6 तो उसमें मुझे क्या बताना, उसमें हर किसी डेल्टा एच का फॉर्मूला हमेशा यही है, डेल्टा एच प्रोडक्ट
माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, एक्सेप्ट एक तो कंबशन में आ जाएगा डेल्टा एच कंबशन, रिएक्टेंट का पहले आ जाएगा और प्रोडक्ट का बाद में आएगा। एंड बॉन्ड एनर्जी में भी ऐसा ही होगा, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। फॉर्मेशन दे रखी होगी, फॉर्मूला यही है, हाइड्रोजनेशन फॉर्मूला यही है, हाइड्रेशन फॉर्मूला यही है, सॉल्यूशन फॉर्मूला यही है, बस कंबशन के केस में ये रिएक्टेंट पहले आ जाएगा और प्रोडक्ट बाद में आ जाएगा। तो डेल्टा जी में भी सेम डेल्टा जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन रिएक्टेंट। सर डेल्टा एस में भी सेम डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट। चलिए क्वेश्चन खेलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर सही दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर सही आता है ना, फिर मजे ही मजे आते हैं जी, ठीक है। ओहो हो, रुको पानी के लिए बोल देते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन करिए। वाटर बॉटल भर के, सर हेस लॉ क्या होता है? अबे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है ना यार, स्टेट फंक्शन है, तो रिएक्शन एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? एच है, पी है, यू है, ये रहा सर डब्ल्यू है ना। वर्क डन कोई प्रॉपर्टी थोड़ा होती है, ये तो बाउंड्री ऑफ सिस्टम पे होता है, या तो एनर्जी से इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, कोई प्रॉपर्टी थोड़ा। देखो जी बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया जी। चलिए इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए से बी गया तो डेल्टा यू दे रखा है 40 किलो जूल। सिस्टम ए से बी गया रिवर्सिबल पाथ में और फिर रिटर्न आया ए पे, अच्छा इरिवर्सिबल पाथ में, तो टोटल नेट चेंज कितना होगा? अरे यहां से आ जाने में डेल्टा यू प्लस 40 है तो यहां माइनस 40 होगा। ये स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ए से ही शुरू ए से ही खत्म, तो आएगा 0। पहले प्लस 40 फिर माइनस 40, टोटल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज शो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन कौन सी है? टेम्परेचर और प्रेशर, सर ये भी इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव है। विस्कोसिटी, सर ये दोनों इंटेंसिव है। इंटेंसिव और इंटेंसिव, ये रहा सर वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी, दोनों के दोनों क्या है? दैट इज एक्सटेंसिव है, दोनों एक्सटेंसिव। लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम बिकम्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरी ऑफ हीट। अच्छा, वॉल्यूम डबल हो गई है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का डबल है, हीट एब्जॉर्ब करिए प्लस 300 कैलोरी। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स वाज फाउंड टू बी 200 कैलोरी। अच्छा, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग किया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है -2 कैलोरी। आपसे डेल्टा यू पूछा हुआ है सर, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है सर, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, सर 100 कैलोरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक सिस्टम दे रखा है जो एब्जॉर्ब करेगा 100 किलो जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब, तो प्लस 100 किलो जूल लिखूंगा, ठीक है। इन द प्रोसेस शोन बिलो, व्हाट इज डेल्टा यू? इसके लिए डेल्टा यू पूछा हुआ है,
किसी भी पीवी ग्राफ में, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है, वर्क डन पता है कैसे निकालते हैं? जितना एरिया आता है, जितना एरिया आता है, ये यहां से यहां गया है, इसका वर्क डन निकालना है, तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया निकालना है। सर क्या ये क्या वर्क डन यही होगा? एरिया ऑफ किसका? एक तो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? स्क्वायर है ये। स्क्वायर कौन सा? ए सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा कौन सा? ए बी सी। बताना जरा ए सी डी ई का, ए सी डी ई का। सर दिस इंटू दिस, सर ये भी 1 है टीई बी, और ए ई बी कितना है? 1। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है सर, प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना? बेस कितना है सर? ये भी 1 है और ये भी 1 है। अच्छा ये भी 1 इंटू 1 ही है। ओके 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 सर, ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया सर, ये 1.5 हो गया बार मीटर क्यूब। मेरे ख्याल से ये डेल्टा यू जो पूछा हुआ है किलो जूल में पूछा हुआ है, यानी कि जूल में निकालना है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। सर 150 जूल हो गया। सर वर्क डन यहां पर नेगेटिव में आएगा। मैंने कहा नेगेटिव में क्यों आएगा? नेगेटिव में वर्क डन एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन। गैस एक्सपैंड हुई है, देख लो जरा, गैस एक्सपैंड हुई है, यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम बड़ी है, सर ये माइनस आ जाएगा बाहर। निकाल लो भाई, डेल्टा यू था क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 100 किलो जूल, यानी कि 100 1000 और लगाना है, माइनस, ओह मैंने मल्टीप्लाई गलत किया। वर्क डन है ना यार, सब कुछ एसआई यूनिट में रखूंगा ना। ये आना है वो 1.5 बार मीटर क्यूब है ना, हमें कन्वर्ट करना पास्कल में। पास्कल का मतलब होता है बार को पास्कल में, बार को पास्कल में। सर 10 रेस्ट पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 रेस्ट टू पावर 5 से, 5 से कितना हो जाएगा यार? ये 15 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 कितना हो जाएगा? हाँ 15, 2 3 और 4, 4 ही जीरो है। हाँ 4 जीरो है, कितना हो जाएगा? हो रहा है ये 150 के साथ 15 के साथ 40। कुछ गड़बड़ करिए, होगा तो कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करिए तो देखना। 15 को 4 जीरो के साथ, ठीक है। अरे 50 सही है, माइनस 50,000 आ जाएगा जूल। सर माइनस 50 किलो जूल आ गया, 50 किलो जूल माइनस 50, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फाइव मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल किसी आइडियल गैस के लिए है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स 5 है। एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, अच्छा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, अच्छा एक्सपेंशन है, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 एटीएम टू फाइनल प्रेशर। पहले प्रेशर 100 एटीएम है, बाद में बेटा प्रेशर हो गया है 1 एटीएम एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। आपसे वर्क डन पूछा हुआ, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? -2.303 nRT log V2 बाय V1। जो 2.303 लॉग था उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V2 बाय V1 या P1 बाय P2। एन की जगह 5 रखना है, आर कैलोरी में रखना है, कैलोरी में तो 2 आएगा, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ये रहा 300, नेचुरल लॉग ऑफ ऊपर क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 1, नेचुरल लॉग ऑफ 100 की वैल्यू 4.6 दे रखी है, ये हो गया 10
300 और 4.6 सर, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो गया, भी सही है। 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, 138, 13800, 13800, 13800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर, सर यहां पर नेगेटिव में आया, आपने पॉजिटिव में लिखा हुआ, अरे लिखा तो है वर्क डन बाय द गैस, नेगेटिव में ही आना है वो। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, सब सारी चीजें लिखते चलो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है, डेल्टा टी 1 दे रखा है, वर्क डन बाय द गैस, अरे सर अभी अभी तो बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी। सर आपको कैसे पता चला? पी डेल्टा वी नहीं लगना क्योंकि डेल्टा वी नहीं दे रखा, डेल्टा एन जी आर टी नहीं लिखना क्योंकि डेल्टा एन जी नहीं दे रखा, एन आर डेल्टा टी लगना है भाई क्योंकि डेल्टा टी दे रखा है, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ले -1 आर 1 ले, माइनस आर आ गया सर, माइनस आर, पर फिर वही आपने माइनस आर आ रहा है, आप आर, अरे लिखा तो हुआ है वर्क डन बाय द गैस, बताना है नेगेटिव ही आना है हमेशा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इस प्रोसेस में इस 2.303 क्यों निकाला बेटा? नेचुरल लॉग जो होता है ना वो यही होता है, 2.303 लॉग बेस, ये होता है लॉग बेस ई, है ना। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है। आइए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कौन सी प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव होगा? नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव मतलब डेल्टा एस कम होना चाहिए। पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे हुए थे, है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये, है ना। अब अलग अलग हो गए हैं सर, अब ये खुला सांड बन गए हैं सर, इनका तो डिसऑर्डर बढ़ेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ये आंसर नहीं है। पहले नाइट्रोजन गैस 1 एटीएम पे थी, अब 8 एटीएम पे, प्रेशर बढ़ गया, अब डिसऑर्डर कम होगा। अब हाँ ये सही है सर, सही। नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, अरे यार आज के ये जो महातांडव की क्लास है, आज से 6 महीने पहले रखी होती तो झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। क्या तुम ये क्लास इतनी देर अटेंड कर रहे होते? नहीं कर रहे होते सर, तब मैं कहीं ना कहीं चला जाता सर, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ चला जाता, घूमने फिरने बातें करने, तब इंस्टाग्राम पे ज्यादा इंटरेस्ट आता सर मेरे को। वही यहां पे हो रहा है, उस समय प्रेशर कम था, अब प्रेशर ज्यादा है। उस समय डिसऑर्डर ज्यादा था, इधर उधर घूमते फिरते थे तुम। आज की डेट में अगर कोई बोले, दोस्त बोले आजा घूमने चलते हैं, सीधा फोन पे बोलेगा भाई बाप से पिटना है क्या, 1 हफ्ता रह गया पढ़ ले। यस यस, प्रेशर बढ़ चुका, अब डिसऑर्डर कम हो चुका, डेल्टा एस नेगेटिव हो चुका है। यहां पर पहले 2 गैसियस मोल्स थे, यहां 3 है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। पहले ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, यहां पर भी डिसऑर्डर बढ़ रहा है। यहां पर चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखी होती है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन खुला होता है ना, खुला सांड होता है, घूमता रहता है पूरी रिंग में। चलिए चलिए चलिए, एक बच्चा कह रहा है डेल्टा एनजी नहीं लगेगा, क्या लग सकता है इसमें डेल्टा एनजी? यहां पर भी एक गैसियस मोल है, यहां पर भी एक गैसियस मोल है। चेंज दैट डज नॉट, जो एंट्रोपी नहीं बढ़ाता, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ये तो बढ़ाता है, लिक्विड से गैस बन रहा है ना, मजे ही मजे, ये तो एंट्रोपी बढ़ाएगा। कंडेंसेशन, हाँ ये नहीं बढ़ाता। कंडेंसेशन का मतलब है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये एंट्रोपी कम कर रहा है, डिक्रीज। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस जा रहा है, मजे ही मजे सर, एंट्रोपी बढ़ेगी। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब मेल्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 300 केल्विन। अच्छा एंट्रोपी चेंज पूछा है, डेल्टा एस फ्यूजन पूछा है, डेल्टा एस फ्यूजन सर वो होता है डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट भी दे रखा है, कर लो भाई सॉल्व। सर अगर ये 300 होता तो 10 आता आंसर,
बट ये 300 से थोड़ा कम है, तो आंसर 10 से थोड़ा कम होगा, 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा कम, ये रहा सर 9.77 जूल पर केल्विन पर मोल। आइए, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, जो जो चीज दे रखी है वो लिखो। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, गैस मोनो अटोमिक है। मोनोटॉमिक माइंड में आते ही CVM 3/2R, CPM 7/2R आ जाना चाहिए। हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है सर, 300 केल्विन है। बाद में टेम्परेचर 627 है, यानी कि 900 केल्विन है। अच्छा, रिवर्सिबल और आइसोकोरिकली हीट कर रहे हैं। अच्छा, रिवर्सिबल आपसे डेल्टा एस पूछा होगा, तभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, दैट इज N CVM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1। N कितना है? 2। CVM मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये होता है 3/2R, रख दो 3/2R, नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1 कितना आ गया? 3R नेचुरल लॉग ऑफ 3, इंक्रीज हो रहा है बाय 3R नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि डिक्रीज नहीं हो सकता, फिर नेगेटिव में आना चाहिए था ना आंसर, नेगेटिव में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अच्छा जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है डेल्टा जी 0 होता है अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। कांस्टेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ना तो बताने वाली बात थी नहीं, आसान क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, अभी अभी बताया था, डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, उसका उल्टा करना है, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा, ये रहा ऑप्शन नंबर। magnitude of work involved in isothermal expansion is greater than that involved in adiabatic expansion। बात सही है। P और V का अगर ग्राफ बनाओगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ग्राफ ऐसा आता है, एडियाबैटिक के लिए ऐसा। तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल वाले में एरिया ज्यादा है और एडियाबैटिक वाले में एरिया कम है। एरिया ही तो वर्क डन है सर। आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा क्यों क्यों है और एडियाबैटिक का कम क्यों है? क्योंकि आइसोथर्मल की स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक वाले की कम है। ये तो करेक्ट है, आइसोथर्मल वाले का ज्यादा बोला ना, हाँ ज्यादा बोला है। पीवी कर्व, पी वाई एक्सिस पे, वाई वी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, डिक्रीजेस मोर रैपिडली। हाँ, ये कर्व ज्यादा रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। बिल्कुल सर, ये नीचे वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक का होता है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है। दोनों सही है सर, दोनों करेक्ट है। और क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? सर बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है सर। मोलर हीट कैपेसिटी वाटर की कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट, यानी कि सीपीएम दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई साहब? ओ पाजी कितनी दे रखी है? दैट इज 75 दे रखी है जूल पर केल्विन पर मोल। ओके जी, और जब 1 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई करी है, अच्छा वो हीट जो दी है, अग लाई है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, हाँ जी पाजी कितनी? 4 जूल। अच्छा, 100 ग्राम ऑफ वाटर को, मास ऑफ वाटर भी दे रखा है 100 ग्राम। ओके, विच इज फ्री टू एक्सपैंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी पूछा, डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर था ना मेरे ख्याल से, कहीं लिखा था ये रहा। तो क्या ये डेल्टा एच हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या डेल्टा एच यही था, एन टीपीएम डेल्टा टी, बिल्कुल सही।
डेल्टा एच दे रखा है 1000 जूल, एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास 18 होता है, पता है सबको वो। टीपीएम कितना दे रखा है बेटा 75 और डेल्टा टी। अब सॉल्व कर लो इसे जितना भी आप कर सकते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 गया, 180 डिवाइडेड बाय 75, सर साफ पता चल रहा है 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 75 2 जा 150 होता है, 150 से थोड़ा बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ये रहा ऑप्शन 2.4 केल्विन। चलिए जी, एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंथैल्पी चेंज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट गैस में लेंगे, सॉलिड में लेंगे, लिक्विड में लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या एंथैल्पी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, तो डिपेंड नहीं बोला हुआ है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कैसी बात कर रहे हो सर, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बना रहे हो, कार्बन की कंबस्शन से बना रहे हो या कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन से बना रहे हो, दोनों से डेल्टा एच अलग अलग आएगा, तो नेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है। डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स, हाँ ये बात सही है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, स्टेट फंक्शन, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच और इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, डेल्टा एच सेम रहेगा सर, सेम, क्योंकि बनाया तो ए से डी ही है ना, ए से डी है, स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3, तीनों डेल्टा एच को ऐड करूंगा क्योंकि रिएक्शंस को ऐड किया, इंटरमीडिएट स्टेप पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, आपसे ये पूछा हुआ है, दोनों का डिफरेंस, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर और एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे ये क्यूपी है, ये क्यूवी है इस रिएक्शन के लिए। अच्छा तो सर डेल्टा एच होता किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू इधर आ गया, बस डेल्टा एन जी आर टी पूछा है सर, बताओ यार, डेल्टा एन जी निकालो, तो डेल्टा एन जी होता था नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के, गैस वाले, प्रोडक्ट तो है बट गैस नहीं है, काउंट नहीं होगा, प्रोडक्ट है गैस है, इसके मोल्स 12 माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले, रिएक्टेंट तो है बट ये लिक्विड है, काउंट नहीं होगा, रिएक्टेंट तो है गैस भी है, ये काउंट होगा, -3, तो -3, आर की वैल्यू जूल में 8.314 भी होती है और 25/3 भी होती है, बात एक ही है, बात एक ही, बात एक ही है। 8.314 रखना हो और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, 3 से 3 गया, अगर ये 300 होता, 300 होता 25 से मल्टीप्लाई करता तो -7500 आ जाता, किलो जूल में 1000 से डिवाइड हो जाता, 7500 को 1000 से डिवाइड करना 7.5, हाँ 7.5, तो 7.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, 7.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी नेगेटिव में, 7.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू नेगेटिव में, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगी भाई, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा एच एफ पूछा हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव हो सकता है, किसी सब्सटेंस को बनाने पे अगर एनर्जी बढ़ जाए, अनस्टेबल हो सकता है, नेगेटिव, जनरली सब्सटेंस बनते हैं स्टेबल होते हैं, नेगेटिव तो हो सकता है, जीरो, हाँ इस सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव हो सकता है अगर कंपाउंड अनस्टेबल बने, नेगेटिव हो सकता है अगर कंपाउंड स्टेबल बने, जीरो सारे एलिमेंट्स का जीरो ही होता है एलिमेंट्री स्टेट में।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का और CaO का, दोनों का दे रखा है, ठीक है, दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है। आपसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 का पूछा हुआ है। कभी भी एंथैल्पी का क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला हमेशा यही लगना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक्सेप्ट एक तो कंबस्शन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और एक बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो आपको डेल्टा एच दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है CaO 1 इंटू -152, क्योंकि 1 है ना, प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का ये -94, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो निकालना है सर, निकालना है। सर ये वैल्यू भी दे रखी है पूरे रिएक्शन की, पूरे 42 करना यार, 152 में 94, 244 हो गया। हाँ, सर इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो डेल्टा HF किसके बराबर आ जाएगा, 244 में -40 -284 हो गया। किलो जूल है, जूल है, किलो जूल, तो किलो जूल लिख देते हैं भाई। 284 माइनस 44, 286 है, क्या कर रहा है भाई, ओ भाई क्या कर रहा है, 152 और 94 कितने होते हैं, 50, 46 आना है यहाँ पे, सॉरी 46 आना है, 46 आना है, 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ओके, 1 मोल CO2 गैस बना रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये बनेगा कहां से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। ऑक्सीजन ऐसे पाया जाता है, कार्बन तो सर कई फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट में, डायमंड में, कोक में, बड़ी सारी फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की एलिमेंट्री फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ये किसके इक्वल होता है, क्या ये 0 होता है, नहीं सर 0 तो नहीं होगा, नेगेटिव आएगा, पता नहीं कितना आएगा, वो तो देखो मेरे को नहीं पता, बट नेगेटिव आएगा, ये तो नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस कार्बन, क्या कार्बन गैस हो, गैस, इसका कंबशन कराया जाए तो क्या ऊपर वाले का डेल्टा एच और इसका डेल्टा एच सेम आएगा, सेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रेफाइट में है और ये गैस में है। अभी अभी हमने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ CO एंड O2, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, हाँ कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन कराऊंगा, ये वाकई इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन ग्रेफाइट का भी है, क्योंकि 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन कराया, और यही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का भी है, क्योंकि 1 मोल सी, ठीक है सर, ठीक है, यही सही है, ऑप्शन नंबर 77। करो ये क्वेश्चन करो। हाँ 50% पॉपुलेशन चली गई है, बहुत बढ़िया यार फिर तो। ऐसे ही थोड़ा बोला था मैंने कि 85% बच्चा सिर्फ टाइम पास करता है, पूरा साल करता है, अब तो 1 हफ्ता बचा, अब तो करेगा ही करेगा। सीरियसनेस शो करने के लिए सीरियसनेस होती है, सीरियसनेस होती नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क होता है।
एक कह रहा 61 रॉन्ग है। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं भाई। वैसे तो मैं तवज्जो नहीं देता ऐसी बात को, बट अगर आप कह रहे हैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 रॉन्ग है जी। चलो फिर बेटा रॉन्ग ही रहने दो फिर। अगले साल फिर भरने भी तो है। कितने फॉर्म भरने हैं अगले साल? 32 लाख, कितने लाख? फिर रुक जाओ यार भाई, रुक जा यार। तो पूरी छुई मुई हो रहा है बिल्कुल, हाथ टच करते पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है भाई तू। अबे रुक जा रुक जा। ये रहा, चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें, शुरू करें। आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉल्यूम सेम है, 1 मोल HCl है, नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, आर न्यूट्रलाइज बाय डाइल्यूट NaOH। ओके ओके ओके। एक बार HCl का न्यूट्रलाइजेशन NaOH के द्वारा कराया गया है, और एक बार H2SO4 का NaOH के द्वारा कराया गया है, by which X and Y किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। अच्छा अच्छा, यहां पर जो हीट लिबरेट हुई है वो X है, यहां पर जो हीट निकली है वो है Y। तो बताइए दोनों में रिलेशन बताइए कितना होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ, यहां पर 2 में ना। 1 मोल के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? मोल्स इंटू एन फैक्टर 2 होता है इसका। तो ये वाली डबल होगी, ये वाली डबल होगी। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x। ये रहा ऑप्शन नंबर। अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिया गया है किस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl के बराबर होगा? पहले वाले में देखें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज HCl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड है ही नहीं, यही है सर। इसी का डेल्टा H जो है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। यहां पर तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्वाइस इंटू बॉन्ड HCl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी नहीं है सर। आंसर तो आ ही गया, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है सर। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। अच्छा, ये 3 प्रोसेस दे रखी है, उनके डेल्टा H भी दे रखे हैं, आपको इसका डेल्टा H निकालना है। इन तीनों रिएक्शन से आपको इसका डेल्टा H निकालना है। आपको एक बी चाहिए, आपको यहां पर 3 बी दे रखे हैं। तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना प्लस। अच्छा, एक डी आ भी रहा उससे। ई चाहिए, ई प्रोडक्ट में, ई प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। बट मेरे पास ई यहां पे रिएक्टेंट में है, तो सर इसको उल्टा कर दो, माइनस इक्वेशन 3। पहले इतना करके देखते हैं। 2 को एज इट इज लिख रहा हूं, 3 से डिवाइड करके, b gives you 2c plus 3 d/3। थोड़ा थोड़ा सर जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। b 2c/3 और d/3। 3 को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब उल्टा कर दो। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिखो और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिखो। सॉल्व करना, जरा सॉल्व करना। बट अभी भी ए जो है, ए वो ज्यादा आ रहा है सर, और E1 और कुछ भी एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है? बी डी सी और ई चाहिए, पर डी नहीं चाहिए मेरे को। बच्चे बता रहे हैं बी आएगा आंसर। चलिए कोई बात नहीं, बट सॉल्व भी तो करें। इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बी 2c/3 d/3, ठीक है। थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2d इधर आ गया, ई और ए उधर आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, मेरे पास एक तो ये एक्स्ट्रा,
तो मुझे हटाना है। अगर मुझे हटाना है तो क्या मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1a आ जाएगा और इधर 2b आ जाएगा। आराम से देखो, क्या जो इक्वेशन हमने बनानी थी वो बन गई है क्या? सर ए से ए उड़ गया। सर बी से बी गया, इधर -2b बच गया, उधर चला जाएगा। मैंने कहीं गड़बड़ करी है, पता नहीं चल रहा मेरे को कहां पे करी है। कहां गड़बड़ करी है यार, कहां गड़बड़ करी है? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को रहने दो ऐसे ही। क्या करके देख लें? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से किया था मैंने भी। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई। आगे बोलो। इन्होंने बोला कि सर 2 को ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने देता हूं। थर्ड का क्या करूं? थर्ड को तो रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि इधर 2d और इधर e प्लस ए। देखना जरा, बनी है इक्वेशन? अभी भी बनी है क्या इक्वेशन? बनी है। ए से ए गया, 3b और 2b, सर एक b बच जाएगा। d और d, एक d बच जाएगा। ठीक, b जा चुका है, d जा चुका है, 2c और हाँ सही कह रहे हो भाई आप। फर्स्ट इक्वेशन को किया 2 से मल्टीप्लाई, उसमें इक्वेशन 2 ऐड करी और थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट कर। अब आ जाएगा जी डेल्टा एच। फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया 300, सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया दैट इज -125 और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया +350 जाएगा -350। 50 यहां से और 125 यहां से, -175। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 81, क्या सारी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? हाँ सर एक्सोथर्मिक होती है। जब भी कंबशन होता है हीट क्या होती है? रिलीज होती है। स्टेटमेंट 2, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के, और यहां पर फॉर्मेशन दे रखा है। अबे कंबशन देना था ना यार, कंबशन देना था ना, कंबशन के बारे में बात हो रही है ना। गलत है सर। और अगर प्रोडक्ट वाले की ज्यादा होगी रिएक्टेंट से तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा ना। आप तो डेल्टा एच नेगेटिव की बात कर रहे हो। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैच करिए चारों को। कॉलम 1 कॉलम 2, डेल्टा एच और डेल्टा यू बताना है। सर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। सिर्फ डेल्टा एन जी बताना है भाई, बताओ भाई डेल्टा एन जी। सर यहां पर लिखूंगा डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले और रिएक्टेंट के गैस वाले, ये भी दो ये भी दो, 0 आएगा। यहां पर ये 2 और ये 3, 2 में से 3 गए -1 आएगा। 2 और 1 इसे काउंट नहीं करेंगे, नहीं सॉलिड है ना भाई। 2 में से 1 गया, 1 आएगा सर। 2 और ये 4, 2 में से 4 गए -2 आएगा। रख दो वैल्यू। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी, ये रहा।
डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर, ये रहा डेल्टा एच माइनस डेल्टा आर, ये रहा। अब देख लो कौन सा है, दैट इज क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर ए। टेम्परेचर आइडियल गैस का बढ़ता है किसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक कंप्रेशन में या आइसोथर्मल कंप्रेशन में। सर आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया जी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है सर, डिक्रीज, पर इसने तो इंक्रीज बोला है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। डायग्राम 1 to 4 दे रखी है। इसमें वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज दे रखा है। गैस को ABCD लेके गए, पहले A से B, B से C से D, A से B, B से A से B, C D, ठीक है, सारी साइक्लिक प्रोसेस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है। सर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे शुरू डिपेंड करती है। इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही। तो क्या होगा, जीरो होगा सर। वर्क डन जीरो नहीं होगा यहाँ पे। वर्क डन किसके बराबर होगा, ये वाला एरिया। वर्क डन किसके बराबर होगा, ये वाला एरिया। वर्क डन किसके बराबर, ये वाला एरिया। वर्क डन किसके, क्यू भी जीरो नहीं होगा सर। क्यू किसके बराबर है यार, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू एरिया से निकाल लोगे, उसके साइन को ऑपोजिट कर देना, प्लस आएगा माइनस कर देना, माइनस आएगा प्लस कर देना, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा एक सैंपल है आइडियल गैस का, ठीक है, एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम थी भाई 1 मीटर क्यूब, अब हो गई कितनी, 3 मीटर क्यूब, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जिसके लिए P दे रखा है, के वी स्क्वायर, के की वैल्यू है 6 बार पर मीटर। आपसे वर्क डन बाय द गैस पूछा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है। तो वर्क डन होगा किसके बराबर, तो वर्क डन यही होता है, माइनस PdV। बट P की जगह मुझे क्या लिखना है, P की जगह क्या लिखना है, के वी स्क्वायर। ये तो स्मॉल चेंज के लिए है, लार्ज चेंज के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब, ये तो बाहर रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगा वी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, वी क्यूब बाय 3। एक्स की पावर n का क्या होता है, ऊपर x बाय n+1, नीचे भी n+1। हायर लिमिट लोअर लिमिट रखना, वैल्यू रखना। 3 का क्यूब कितना, 3 कॉमन नहीं निकाल सकता मैं, 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। 3 का क्यूब -1 का क्यूब कितना हो गया यार, ये 2। 27 को 27 में से 1 गया सर, 26 -52 बार पर मीटर क्यूब। आंसर बार पर मीटर नहीं, किलो जूल में है, यानी कि SI यूनिट्स में है। बार को पास्कल में करना पड़ेगा, तो सर 10⁵ से आ जाएगा जूल। बट सर आंसर किलो जूल में है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो 10⁻³ से। सर -5200 किलो जूल है कोई ऐसी ऑप्शन, -5200 है? अच्छा ये तो रही, मेरे को लगा नहीं है ऑप्शन है। तो 85 का ए, 85 का ए